नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास तरह के दुश्मन से लड़ने के विज्ञान को समझने वाले हैं। हाँ, माइकोबैक्टीरिया। जी, माइकोबैक्टीरिया। ये वो बैक्टीरिया हैं जो टीबी और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियां फैलाते हैं। तो आज बात होगी एंटी माइकोबैक्टीरियल थेरेपी की। यानी वो इलाज जो उन बैक्टीरिया पर काम करता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है उसमें एक टेबल है और एक डायग्राम। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन काफ़ी जानकारी है इसमें। हाँ, एक तरह से ये इन इलाजों का नक्शा है। सही कहा, एक नक्शा। तो हमारा काम है इस नक्शे को डिकोड करना। कौन सी दवाएं हैं, क्यों हैं, और सबसे जरूरी ये काम कैसे करती हैं, है ना? बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो पहले ये बताइए, ये माइकोबैक्टीरिया इतने खास क्यों हैं? मतलब आम बैक्टीरिया से अलग कैसे? देखिए, इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनकी सेल वॉल, कोशिका भित्ति। वो आम बैक्टीरिया जैसी नहीं होती। उसमें ना माइकोलिक एसिड की एक मोटी मोम जैसी परत होती है। मोम जैसी? वैक्स। ये इनको एक तरह का सुरक्षा कवच देती हैं, जो इनको बचाता भी है और कई एंटीबायोटिक्स को अंदर आने से रोकता भी है। अच्छा, तभी इनके लिए खास दवाएं चाहिए होती हैं? बिल्कुल, ऐसी दवाएं जो या तो इस कवच को भेद सकें या फिर बैक्टीरिया के अंदर किसी और जरूरी काम को रोक सकें। तो ये कवच ही इनको इतना मुश्किल बनाता है। हमारे स्रोत तालिका में 3 मुख्य माइकोबैक्टीरिया बताए गए हैं। पहला तो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी वाला। हाँ, टीबी ये तो सबसे कॉमन है। मतलब दुनिया भर में एक बड़ी प्रॉब्लम है आज भी। और दूसरा है माइकोबैक्टीरियम एवियम इंट्रासेलुलर। स्रोत में इसे MAC लिखा है। ये क्या है? MAC यानी माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स। इसमें M एवियम और M इंट्रासेलुलर दोनों आते हैं। ये ज्यादातर फेफड़ों पर असर करते हैं, खासकर उन लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो। जैसे HIV पेशेंट्स में। हाँ बिल्कुल, उनमें ये ज्यादा देखा जाता है। और तीसरा है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, कुष्ठ रोग वाला बैक्टीरिया। जी, और जैसा आपने पहले कहा, तीनों के इलाज की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग-अलग है, टेबल में दिखता है ये। हाँ, और इस सेल वॉल में माइकोलिक एसिड के अलावा आपने कहा था एक और चीज होती है। एराबेनोगैलेक्टिन। ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ये दोनों मिलके, मतलब माइकोलिक एसिड और एराबेनोगैलेक्टिन, एक बहुत मजबूत दीवार बनाते हैं। अच्छा, अब टेबल पर आते हैं। इसमें 2 चीजें हैं, प्रोफिलैक्सिस यानी बचाव, हाँ, इन्फेक्शन होने से रोकना। और ट्रीटमेंट यानी इन्फेक्शन हो गया तो उसका इलाज। टीबी के इलाज के लिए तो एक बहुत फेमस कॉम्बिनेशन है RIPE। RIPE। हाँ, रिफैम्पिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड और इथैम्ब्यूटोल, ये 4 दवाएं। बिल्कुल, RIP रेजिमेन टीबी के इलाज का स्टैंडर्ड है, खासकर शुरुआती फेज में। और ये 4 दवाएं एक साथ देना ये कोई ऐसे ही नहीं है। इसके पीछे एक ठोस कारण है। क्या कारण है? ड्रग रेजिस्टेंस, मतलब दवा का बेअसर हो जाना। माइकोबैक्टीरिया में ना ये रेजिस्टेंस डेवलप करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अगर आप सिर्फ एक दवा देंगे तो बैक्टीरिया उससे बचने का तरीका ढूंढ लेगा। हाँ बिल्कुल, वो म्यूटेट कर सकता है, बदल सकता है। लेकिन जब 4 अलग-अलग दवाएं जो 4 अलग-अलग तरीकों से हमला करती हैं, एक साथ दी जाती हैं, तो बैक्टीरिया के लिए चारों से एक साथ बचना मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली। इसीलिए ये मल्टी ड्रग थेरेपी इतनी जरूरी है। ये सिर्फ बैक्टीरिया को मारने के लिए नहीं, बल्कि उसको बदलने और बचने का मौका ना देने के लिए भी है। ये तो वाकई एक युद्ध जैसी रणनीति है। टेबल में MSC कॉम्प्लेक्स के लिए बचाव के तरीके भी दिए हैं, जैसे एजिथ्रोमाइसिन या रिफाब्यूटिन। हाँ, क्योंकि MSC इन्फेक्शन अक्सर ऑपर्चुनिस्टिक होते हैं। मतलब वो तब हमला करते हैं जब शरीर कमजोर होता है। तो कई बार पहले से ही दवा देना जरूरी हो जाता है बचाव के लिए। और इलाज में भी एजिथ्रोमाइसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन के साथ एथैम्ब्यूटोल वगैरह है। जी। लेकिन दूसरी तरफ M लेप्री यानी कुष्ठ रोग के लिए टेबल में कोई बचाव का तरीका नहीं लिखा। और इलाज जिसमें डैप्सोन, रिफाम्पिन है। और लेप्रोमेडस टाइप में क्लोफाज़मीन भी। हाँ, वो इलाज बहुत लंबा चलता है, महीनों सालों तक। ऐसा क्यों? इसका कारण है बैक्टीरिया की ग्रोथ स्पीड। लेप्री बहुत बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। हफ्तों या महीनों में एक बार डिवाइड होता है। जबकि आम बैक्टीरिया तो मिनटों में हो जाते हैं। हाँ, तो क्योंकि ये इतनी धीमी रफ्तार से बढ़ता है, इसको दवाओं से पूरी तरह खत्म करने में बहुत वक्त लगता है। दवाएं अक्सर तभी ज्यादा असर करती हैं जब बैक्टीरिया एक्टिवली बढ़ रहा हो। अच्छा, इसलिए इलाज महीनों या सालों तक चलाना पड़ता है ताकि कोई बैक्टीरिया बच न जाए। ये मरीज के लिए मुश्किल होता है, पर जरूरी है। समझ गई। तो कौन सी दवाएं हैं, क्यों कॉम्बिनेशन जरूरी है, क्यों इलाज लंबा है, ये हमने समझा। अब आते हैं उस डायग्राम पर जो बताता है कि ये दवाएं काम कैसे करती हैं। ये ऐसा मुझे काफी दिलचस्प लग रहा है। हाँ, ये एक्शन का मैकेनिज्म है।
शुरुआत करते हैं आइसोनायाजिड से। डायग्राम कहता है ये माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकता है, मतलब उसी कवच को बनने से रोकता है। बिल्कुल, जैसा हमने कहा माइकोलिक एसिड इनका खास कवच है। आइसोनियाजिड सीधे उसी को टारगेट करता है। ये एक एंजाइम सिस्टम को ब्लॉक करता है जो माइकोलिक एसिड बनाने के लिए चाहिए। तो कवच बन ही नहीं पाता। हाँ, या कमजोर बनता है। बैक्टीरिया की सुरक्षा खत्म। इसीलिए ये टीबी के खिलाफ इतनी असरदार दवा है। ये बैक्टीरिया की यूनिक चीज पर हमला करती है। ठीक है, अगला है एथेम्बुटोल। हाँ, ये भी सेल वॉल पर ही काम करता है, पर ये एराबिनोगैलेक्टिन सिंथेसिस को रोकता है, एक एंजाइम एराबिनोसिल ट्रांसफरेज को रोककर। ये कैसे अलग है? आप इसे ऐसे समझिए, अगर माइकोलिक एसिड दीवार की बाहरी ईंटें हैं तो एराबिनोगैलेक्टिन वो सीमेंट या गोंद है जो इन ईंटों को अंदर की दीवार पेप्टिडोग्लाइकन से जोड़ता है। अच्छा। और एराबिनोसिल ट्रांसफरेज वो मिस्त्री है जो ये सीमेंट लगाता है। एथेम्ब्यूटॉल इस मिस्त्री को ही रोक देता है। तो सीमेंट लगता नहीं और दीवार कमजोर हो जाती है। हाँ, दीवार की पूरी बनावट बिगड़ जाती है। तो आइसोनियाजिड और एथेम्ब्यूटॉल दोनों दीवार पर हमला करते हैं, पर अलग-अलग हिस्सों पर, मिलकर दीवार को और ज्यादा कमजोर कर देते हैं। एक ईंट बनने से रोक रहा है, दूसरा सीमेंट लगाने से। बहुत बढ़िया। फिर है रिफाम्पिन और रिफाब्यूटिन। डायग्राम कहता है ये आरएनए पॉलीमरेज को रोककर एमआरएनए सिंथेसिस रोकती हैं। ये तो बहुत फंडामेंटल प्रोसेस लग रहा है। ये बहुत ही फंडामेंटल और क्रिटिकल प्रोसेस है। आरएनए पॉलीमरेज वो मशीन है जो बैक्टीरिया के डीएनए में लिखे कोड को पढ़कर मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए बनाती है। और एमआरएनए से फिर प्रोटीन्स बनते हैं। बिल्कुल, प्रोटीन से ही बैक्टीरिया के सारे काम होते हैं, उसकी बनावट, उसके एंजाइम, सब कुछ। रिफैम्पिन सीधे इस आरएनए पॉलीमरेज से चिपक जाती है और उसे डीएनए पढ़ने ही नहीं देती। तो मतलब ब्लूप्रिंट कॉपी ही नहीं हो पाता। एग्जैक्टली, नो एमआरएनए, नो प्रोटीन। बैक्टीरिया की पूरी फैक्ट्री बंद, उसका जिंदा रहना नामुमकिन हो जाता है। ये तो बहुत पावरफुल तरीका है। आखिर में पायराजीनामाइड। डायग्राम कहता है ये सेल के अंदर काम करती है, पर इसका सटीक तरीका अस्पष्ट है। फिर भी ये राइप का हिस्सा है, तो इसके बारे में क्या पता है? पैराजीनामाइड थोड़ी रहस्यमयी है, ये सच है। हमें इसका एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर टारगेट शायद न पता हो, पर हमें ये पता है कि ये काम कैसे करती है। ये एक प्रोड्रग है। प्रोड्रग मतलब ये शरीर में जाने के बाद बैक्टीरिया के अंदर ही एक्टिव फॉर्म में बदलती है, और ये खास तौर पर एसिडिक माहौल में, मतलब अम्लीय वातावरण में ज्यादा असरदार है। और ये एसिडिक माहौल कहाँ मिलता है? ये मिलता है हमारे इम्यून सेल्स के अंदर, जैसे मैक्रोफेज, जहां टीबी बैक्टीरिया अक्सर छिप जाते हैं। फैगोसोम नाम की थैलियों में वो माहौल एसिडिक होता है। अच्छा, तो ये छिपे हुए दुश्मनों पर हमला करती है। हाँ, पिराजिनामाइड उन्हीं छिपे हुए बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है जहां शायद बाकी दवाएं उतनी असरदार न हो। इसीलिए भले ही हमें इसका एग्जैक्ट पेंच ना पता हो, इसकी एक खासियत इसे राइप का जरूरी हिस्सा बनाती है। कमाल है। तो हमने राइप की चारों दवाओं के काम करने का तरीका समझा। क्या हम कुष्ठरोग की दवाओं जैसे डैप्सोन या क्लोफाजमीन के बारे में भी कुछ बता सकते हैं? स्रोत में ज्यादा डिटेल नहीं है पर। हाँ, स्रोत में डिटेल नहीं है, पर हम जानते हैं कि वो अलग तरीके से काम करती हैं। जैसे डैप्सोन है, वो फॉलिक एसिड बनाने में रुकावट डालती है। फॉलिक एसिड बैक्टीरिया को डीएनए बनाने के लिए चाहिए। अच्छा। और क्लोफाजमीन का तरीका और भी कॉम्प्लेक्स है। माना जाता है कि वो डीएनए को भी टारगेट करती है और साथ में एंटी इन्फ्लेमेटरी असर भी दिखाती है, जो कुष्ठ रोग में फायदेमंद हो सकता है। तो तरीके अलग हैं, पर लक्ष्य वही है, बैक्टीरिया को रोकना। और यहाँ भी कॉम्बिनेशन थेरेपी ही यूज होती है, जैसे डैप्सोन और रिफैम्पिन। हाँ, बिल्कुल। रेजिस्टेंस रोकने के लिए सिद्धांत वही है जो टीबी में है। ठीक है, तो अगर हम ये सारी जानकारी अलग अलग बैक्टीरिया, उनकी खास सेल वॉल, दवाओं के अलग अलग हमले के तरीके, इन सब को जोड़कर देखें तो क्या समझ आता है? मतलब बड़ी पिक्चर क्या है? मतलब ये है कि एंटीमाइकोबैक्टीरियल थेरेपी एक बहुत सोची समझी रणनीति है। ये सिर्फ दवा देना नहीं है, ये दुश्मन की कमजोरी को पहचानकर उस पर सटीक निशाना लगाना है। देखिए, कुछ बातें साफ होती हैं। पहला, स्पेसिफिसिटी। दवाएं माइकोबैक्टीरिया की यूनिक चीजों को टारगेट करती हैं, जैसे वो मोटी सेल वॉल। इससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को कम नुकसान होता है। दूसरा, मल्टी प्रोंग अटैक। एक साथ कई दवाएं, जैसे आरआईपी में, बैक्टीरिया की कई जरूरी प्रक्रियाओं पर एक साथ हमला करती हैं। दीवार बनाना, प्रोटीन बनाना, छिपे हुओं को मारना, ताकि बचने का कोई रास्ता न रहे। बिल्कुल। तीसरा, इससे रेजिस्टेंस पर काबू पाने में मदद मिलती है। और चौथा, हर माइकोबैक्टीरिया के लिए इलाज थोड़ा अलग होता है, उसकी बायोलॉजी के हिसाब से।
दवाएं, इलाज का समय, सब कुछ। तो ये समझना कि दवाएं काम कैसे करती हैं, ये समझने में मदद करता है कि इलाज इतना कॉम्प्लेक्स और लंबा क्यों होता है। एग्जैक्टली। ये गहरी जैविक लड़ाई है जिसमें रणनीति बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक गोली खा ली और ठीक हो गए वैसा मामला नहीं है। चलिए, तो आज की इस चर्चा के मुख्य बिंदु क्या रहे? सबसे पहले तो ये कि माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे टीबी और कुष्ठ रोग खास इलाज मांगते हैं उनकी यूनिक सेल वॉल की वजह से। हाँ, और टीबी के लिए RIP जैसी कॉम्बिनेशन थेरेपी बहुत ज़रूरी है रेजिस्टेंस रोकने के लिए। बिल्कुल। और ये दवाएं बैक्टीरिया की खास कमजोरियों पर हमला करती हैं। आइसोनियाजेड और इथैम्ब्यूटोल सेल वॉल पर, रिफैम्पिन प्रोटीन बनाने वाली मशीनरी यानी RNA पॉलीमरेज पर, और पायरेजिनामाइड छिपे हुए बैक्टीरिया पर। और लेप्रेसी जैसे दूसरे इन्फेक्शंस के लिए भी कॉम्बिनेशन थेरेपी और लंबा इलाज ज़रूरी है, भले ही दवाएं अलग हो। हाँ, ये सब हमने देखा। लेकिन ये स्रोत हमें मौजूदा इलाज की एक तस्वीर देता है, पर कहानियां खत्म नहीं होती है। आप रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं? हाँ, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस, खासकर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक बहुत बड़ी ग्लोबल चुनौती है। माइकोबैक्टीरिया भी लगातार बदल रहे हैं। ऐसी किस्में आ रही हैं जिन पर हमारी दवाएं असर नहीं करती या कम करती हैं, जैसे MDR-TB, XDR-TB। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। जी, तो ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। भविष्य में एंटी माइकोबैक्टीरियल थेरेपी कैसी दिखेगी? क्या हमें बिल्कुल नई दवाएं बनानी होंगी जो बैक्टीरिया की उन कमजोरियों को निशाना बनाएं जिनके बारे में हम अभी जानते ही नहीं, या हम मौजूदा दवाओं को ही मॉडिफाई करेंगे ताकि वो रेजिस्टेंस को मात दे सके? या शायद कोई और तरीका हो सकता है, शायद इम्यूनोथेरेपी, मतलब हमारी अपनी इम्यूनिटी को ही इतना मजबूत कर देना कि वो बैक्टीरिया से लड़ सके, या फिर दवाओं को ऐसे कंपाउंड्स के साथ देना जो रेजिस्टेंस मैकेनिज्म को ही ब्लॉक कर दें। बहुत संभावनाएं हैं जिन पर रिसर्च चल रही है। मतलब ये लड़ाई अभी जारी है और आगे भी रहेगी। बिल्कुल, निरंतर शोध और इनोवेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दुश्मन बहुत चालाक हैं। वाकई, ये सोचने वाली बात है कि विज्ञान कैसे इन चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार विकसित हो रहा है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त होती है।